Good morning, children. You are once again most welcome in the second part of the chapter, the Mughals. तो मुगल्स के सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था और वो किस तरीके से अपने सिस्टम को, अपने स्टेट को मैनेज करते थे. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. जैसे जैसे इनका एम्पायर बढ़ता गया तो मुगलों ने अपने लिए डाइवर्स बॉडीज को, अलग अलग अधिकारियों को रिक्रूट किया, नियुक्त किया. फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स. न्यूक्लियस मीन्स होता है छोटा सा क्षेत्र. इनके पास टर्किश नोबल्स थे, वो बहुत ही कम संख्या में थे, जिनको तुरानीज कहा जाता था. दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स आल्सो. तो उन्होंने यहाँ के जो भारतीय लोग थे, अफगान थे, राजपूत थे, मराठा थे, नोबल्स थे, सबको अपने अधिकारियों में शामिल किया. Those who joined मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार. और जो लोगों ने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट किया था, ज्वाइन किया था, उनको मनसबदार कहते थे. अब मनसबदार क्या होता है? द टर्म मनसबदार refers to an individual who holds a mansab meaning a position or rank. मनसब का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पद या कोई रैंक होती है. ओके, तो मनसबदार कौन हुआ? वो व्यक्ति है जिसका मतलब जो अपने पास कोई रैंक या पद का अधिकारी होता है. एक्चुअल में मनसबदार जो है वो उनको कहते थे जिनके पास सेना का एक टुकड़ी होती थी, अ पार्ट ऑफ आर्मी. जैसे किसी के पास 1000 सोल्जर, किसी के पास 2000 सोल्जर्स, किसी के पास 5000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 50,000. तो जितने ज़्यादा सोल्जर्स के आप देखभाल करने वाले हैं उतने ही बड़ा आपका मनसब माना जाता था. तो मनसब वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्यक्ति की रैंक क्या होगी, उसकी सैलरी क्या होगी और मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये इस बात को मनसब से तय किया जाता था. तो जितने ज़्यादा आपके पास में सोल्जर्स हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट. जट के द्वारा इनको दिया गया. जट क्या था? जट एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी और जट का मतलब ये था कि आपके पास में कितने सोल्जर्स हैं. 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, कितने हैं, तो ये आपका जट होता था. अब जैसे आप दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 10 दर्जन, उसी तरीके से द हायर द जट, जितनी ज़्यादा ऊंचे जट, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी. तो जितनी ज़्यादा आपके जट उतनी ही ज़्यादा आपका सम्मान कोर्ट में होता था, उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलती थी. द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स और कैवलरीमैन. कैवलरीमैन कहते हैं घुड़सवार. तो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये था कि उसको एक निश्चित संख्या में अपने पास कैवलरी मैन को, घुड़सवारों को रखना पड़ता था, उनको अपनी जिम्मेदारी पर रखना होता था. द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू. मनसबदार अपने कैवलरी मैन को, घुड़सवारों को जो है रिव्यू के लिए लाते थे. गॉट देम रजिस्टर्ड, उनका रजिस्ट्रेशन होता था. देयर हॉर्सेज ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी. उनके घोड़ों की ब्रांडिंग की जाती है. ब्रांड मीन्स होता है उनके मुंह पर एक ठप्पा लगाया जाता था, इसको ब्रांडिंग कहते हैं. ब्रांडिंग सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, जैसे कि घोड़े बदल ना जाएं. तो सरकारी मोहर लगने के बाद में घोड़ों को दाग दिया जाता था और फिर जब ये पक्का हो जाता था तो उनको फिर पैसा मिलना, सैलरी के लिए पैसा मिलना शुरू हो जाता था सरकारी खजाने से. मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच फॉर समवॉट लाइक इक्ताज. पहले इक्ता होते थे कि क्या करते थे, अपने अधिकारियों को जमीन दे देते थे और उस जमीन को इक्ता कहते थे. उसी तरीके से मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि मनसबदार को जमीन दी जाती थी, गांव दे दिए, शहर दे दिए, कस्बे दे दिए और कहा गया ये आपकी जागीर है. अब जागीर में क्या होगा, वहाँ पर जो भी रेवेन्यू होगा, प्रोड्यूस होगा, उस पर आप रेवेन्यू टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे और उस टैक्स के माध्यम से जो पैसा मिलेगा उस पैसे से आप अपनी खुद की सैलरी और अपने घुड़सवारों की, आर्मी पावर पार्ट की सैलरी भी डिसाइड करेंगे, उसको बांटेंगे. द ओनली हैड they only had rights to the revenue of their assignments which was collected for them by their servants
अब थोड़ा सा डिफरेंस ये था, सॉरी, दे हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स, उन्हें उस असाइनमेंट का, देयर असाइनमेंट्स, अपने अधिकारों से, अपने वर्कर से रेवेन्यू इकट्ठा कराने का अधिकार था, वो उसको ले लेते थे, विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स, जिनको उनके सर्वेंट्स इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे। जबकि मनसबदार देमसेल्व्स सर्व इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और मनसबदार दूसरे पार्ट में नौकरी करते थे। एकता में क्या होता था कि मुफ्ती को अपनी जगह पे रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर मनसबदार देश के किसी भी दूसरे हिस्से में भेजे जाते थे अपने काम को करने के लिए, और उनके जो वर्कर्स थे जिनको उन्होंने असाइन किया वो उस रेवेन्यू को, टैक्स को कलेक्ट करते रहते थे। ठीक है। इन अकबर्स रेन देयर दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड, असेस मींस होता है इनका मूल्यांकन किया जाता था, सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, जिससे कि मनसबदार लोग जो हैं वो उतना ही पैसा, उतना ही टैक्स कलेक्ट करें, जिससे कि मनसबदार और उनके रोजगारों की सैलरी निकल जाए। मीन्स अकबर ने इस बात की व्यवस्था कर रखी थी कि उसके मनसबदार किसानों से, वर्कर्स से और दूसरे लोगों से जरूरत से ज़्यादा पैसा वसूल ना कर पाएँ। बट वाई औरंगजेब्स रेन दिस वाज नो लॉन्गर द केस, लेकिन औरंगजेब के शासन में ये केस यानी कि ऐसा नहीं रहा। एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, और अक्सर जो था, जो टैक्स ये लोग कलेक्ट करते थे वो ग्रांटेड सम मीन्स उससे जो बताया गया उससे काफ़ी कम होता। मान लीजिए कहा गया भाई साल में आप 1 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट करिए, और वो उससे बहुत ही कम करते थे। क्यों होता था? क्योंकि जो वर्कर्स थे, जो मनसबदार थे, वो टैक्स को खुद खा जाते थे। देयर वॉज आल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, मनसबदारों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, इसका ये मतलब था कि जागीर दोबारा मिलने से पहले बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था, प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तो इससे क्या होता था कि these and other factors created a shortage in the number of जागीर, ये और दूसरे फैक्टर्स ने जागीरों की संख्या में बहुत कमी कर दी। As a result, many जागीरदार tried to extract as much revenue as possible, ध्यान दीजिए कि चूंकि अब जागीर जल्दी से मिलेगी नहीं, तो ऐसे में हम क्या करें, हम उतना पैसा पैदा कर लें जितना पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं है। Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. Tremendously means होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरी तरीके से, और peasantry कहते हैं किसानों को। तो औरंगजेब अपने लास्ट के टाइम में इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाया। उस कंट्रोल ना होने की वजह से जागीरदारों ने मनमानी की, और किसानों का सारा पैसा, अधिकतर 80-90% तक की जो कमाई होती थी किसानों की, उसको ये लोग छीन लेते थे, और किसान की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती थी। कितनी खराब होती थी वो मैं आपको अभी एक फोटो में दिखा रहा हूँ, जो फोटो आपकी बुक में दिया हुआ है। इस फोटो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जागीरदार है या मनसबदार है, ये उसका वर्कर है, और ये है आपके वर्कर्स, और ये है किसान। तो किसानों को मार मार के उनका सारा पैसा, सारी उनकी अर्निंग ये लोग छीन लेते थे, और उसको ले जाकर मनसबदार को दे देते थे। तो मनसबदार मोटे होते चले गए, और किसानों की दशा दिन पर दिन बदतर होती चलेगी। औरंगजेब के राज्य में ये सब हुआ, और जिसकी वजह से औरंगजेब के राज्य का पतन हुआ, जगह जगह विद्रोह हुए, और लोगों ने उसके खिलाफ क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे राजा का हम क्या करें जो हमारे खाने को भी नहीं दे रहा है। अब आइए जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। किसी भी सरकार के लिए आज भी और पहले भी जो इनकम का मेन सोर्स है वो किसानों से उत्पन्न की उगाई हुई फसल पर टैक्स होता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स। रूरल एलाइट्स गांव में जो ऊंचे लोग होते थे, जैसे मुखिया हुआ, मुकद्दम हुआ, ग्राम प्रधान होता है, और आपका जो है हेडमैन है, और लोकल चीफ्टन है, उनके माध्यम से टैक्स इकट्ठा करके वो सरकार को देते थे। द मुगल्स यूज द टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएट मीन्स बिचौलिए, वो लोग जो गांव में किसानों से टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देते थे, उनको मुगल्स क्या कहते थे, जमींदार कहते थे।
वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल chieftains, अब वो चाहे स्थानीय सरदार हो, स्थानीय मुखिया हो और या फिर चीफ्टेन हो, सरदार हो। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे राजा टोडरमल। कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, उन्होंने क्रॉप यील्ड्स मीन्स खेतों में उत्पन्न हुई फसल का, प्राइसेस कीमतों का, एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर्स पीरियड 1570 टू 1580, उन्होंने 10 साल के पीरियड में कितनी फसल होती है, मिट्टी कैसी है और उपज कैसी होती, कीमत कैसी होती है, इन सब का उन्होंने स्टडी किया। और वो स्टडी करने के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, इस डेटा के बेस पर उन्होंने क्या किया, टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, हर एक फसल पर उन्होंने कैश में, नकद में टैक्स फिक्स कर दिया कि आपके खेत में क्या पैदा होता है, क्या ग्रो होगा, धान होगा, गेहूं होगा, सब्जी होगी, बार्ले होगा, हर एक फसल के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि आप फसल उगाएंगे तो इतने रुपए आप सरकार को दे देंगे। ओके, on the basis of this data tax was fixed and each province was divided into revenue circles, हर एक प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया with its own schedule of revenue rates for individual crops, और हर एक सर्कल का अपना खुद का और हर एक फसल का अपना खुद का उन्होंने क्या किया था, टैक्स फिक्स कर दिया था कि इस सर्कल से इतना टैक्स इस फसल पर लिया जाएगा, क्योंकि हर सर्कल में हर फसल बहुत अच्छी नहीं होती है। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहते हैं। तो जब्त क्या था, जब्त वाज द रेवेन्यू सिस्टम क्रिएटेड बाय राजा टोडरमल ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के समय में राजा टोडरमल ने जो रेवेन्यू सिस्टम क्रिएट किया था, इस्टेब्लिश किया था, उसको हम जब्त कहते हैं। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड मैनेज द अकाउंट्स, और ये रूल उन इलाकों में लागू किया गया था जहां पर मुगल अधिकारी थे, वहां पर जाकर रह सकते थे और अच्छे से उस सबकी देखभाल कर सकते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, और इससे की जो व्यवस्था थी वो गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं थी। क्यों पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत दूर थे और बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पर जो अधिकारी थे वो देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए इस सिस्टम को वहाँ पर लागू नहीं किया गया। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि किन प्लेसेज में जब सिस्टम लागू नहीं किया गया था, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, कुछ इलाकों में जमींदार क्या करते थे, किसानों पे बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते थे। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन, और जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण था, शोषण क्या था कि किसानों से टैक्स फिक्स किया गया था कि आप 25% लेंगे, लेकिन जमींदार क्या कर रहे हैं, वो किसानों से 50% 75% तक वसूल कर रहे हैं। अब खेती हुई या नहीं, फसल हुई या नहीं, लेकिन उनको उतना लेना है। अगर किसान नहीं दे पा रहा है तो उसकी ज़मीन छीन लेते थे, उसका घर बार छीन लेते थे। तो इस सब चीज़ से क्या हुआ, रेबेलियन हो गए, विद्रोह पैदा हो गया। Sometimes जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट allied in rebelling against मुगल अथॉरिटी, और कई बार जब जमींदार और पीजेंट्स एक ही कास्ट के होते थे तो वो एक साथ एलिड मीन्स संगठन बना लेते थे इन रेबेलिंग अगेंस्ट मुगल्स, और फिर वो मुगलों के खिलाफ, मुगल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। विद्रोह मीन्स हम तुम्हारी सरकार नहीं मानते, हम तुमको क्या टैक्स नहीं देंगे। These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। तो 17th century के एंड में इन सब चीज़ों ने, विद्रोहों ने क्या किया, मुगलों की, मुगल शासन के, मुगल सत्ता के स्टेबिलिटी को चैलेंज किया, यानी कि उनके स्थापत्य, उनके मजबूती को उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अब तुम्हारा राज्य चल नहीं पाएगा, क्योंकि तुम किसानों को समझ नहीं रहे हो, किसानों की बात को नहीं मान रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो। इन सब चीज़ों को लेकर ही आपका कलेश होता हुआ और अंत में मुगल शासन समाप्ति की तरफ बढ़ गया। तो आज हमने ये पढ़ा, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अकबरनामा और आइन्यापुरी क्या है और इनके बाकी पार्ट्स क्या थे, अकबर की पॉलिसीज क्या थी। हम इन सभी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। बाय देन, हैव ए नाइस डे। Thank you very much.